नमस्कार दोस्तों। आज एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ। नया पेपर 19 फरवरी 2022 को विजयवाड़ा में एक वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। मुझे किसी ने पेपर भेजा, पहले तो उसको मैं थैंक यू बोलूँगा। और मैंने सोचा कि चलो एक वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर सॉल्व किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं पेपर, थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसमें। आपकी तैयारी कैसी है, मेरी कैसी है, पहले आप देख लीजिए जो ही क्वेश्चन आता है कि आपको आता है कि नहीं आता, और नहीं आता है तो फिर कैसे हम सॉल्व करेंगे। पेपर मुझे अच्छा लगा, कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता दूं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उन्होंने जीके और इंग्लिश के दिए हैं, मैथमेटिक्स के दिए हैं। मैं समझता हूँ उसमें हम टाइम ना खराब करें, सीधा मैं एस्टेब्लिशमेंट में आऊंगा। एक क्वेश्चन मुझे ठीक लगा, जरा नया क्वेश्चन है इसलिए मैं डिस्कस कर लूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेट्यूज ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के जो स्टेच्यू बना है अभी नया नया, उसके ऊपर मुझे अच्छा लगा। तो इसमें कुछ चार ऑप्शन है। इट इज द टालेस्ट सिटिंग स्टेच्यू इन द वर्ल्ड, सिटिंग स्टेच्यू। इट इज स्टेच्यू ऑफ Vishnavite Ramanujacharya. Idea was initiated by Chinna Jayar Swami. Foundation stone were laid by Sri Narendra Modi. इसमें से बोला है कि क्या है सही है, तो मैं बता दूं आपको। ये मुझे ठीक लगा तो मैंने सोचा देखा इसको। तो ये जो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है रामानुजाचार्य की, ये सेकंड टालेस्ट है इंडिया में। टालेस्ट नहीं है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। स्टेच्यू जो रामानुजाचार्य की है तो ये सही है। आइडिया वॉज इनिशिएटेड बाय चिन्ना जया स्वामी। तो आइडिया जो इनिशिएट किए थे चिन्ना जया ट्रस्ट द्वारा इनिशिएट किया गया था, स्वामी द्वारा नहीं था, तो इसलिए शायद ये गलत है। और फाउंडेशन स्टोन जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने रखा था, तो ये सही है। तो इसका जो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद बाकी ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ अभी। अभी हम आते हैं कुछ जीके भी क्वेश्चन थी, मैंने देख लिया। चलो मैं आपको बता दूं जीके भी, क्योंकि अब हम एलडीसी भी आएगा हमारे पीछे, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा जीके शायद आ जाए। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये महाराष्ट्र मुंबई में है। ये इसकी कुछ ब्रांचेस अभी कर्नाटका में और विशाखापट्टनम के पास भी आई, ये स्टार्ट हुई है। अभी मेन जो इसकी जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है वो महाराष्ट्र मुंबई में है। द एलिमेंट विच वाज रिसेंटली डिस्कवर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में क्या खनिज पदार्थ रिसेंटली मिला है? तो वो है लिथियम। जो हमारे आजकल बैटरीज जो आती है, जितनी मोबाइल बैटरीज में आती है लिथियम बैटरीज, वो लिथियम से बनती है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। विच स्टेशन इज आल्सो कॉल्ड कश्मीर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कश्मीर किसको बुलाता है? तो लंबर सिंगी। ये जो एरिया है ये काफी समुद्र तल से काफी नीचे है ये। और सर्दियों में तो बताते हैं माइनस में चला जाता है, और काफी ठंडा प्लेस है, तो काफी ठंडा है, इसलिए इसको कश्मीर भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बोगथा वाटरफॉल लोकेटेड। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी? चूंकि इस विजयवाड़ा के क्वेश्चन है तो सब आंध्रा के इसमें आए, तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में ही आता है आंध्रा से। सब लगभग लगभग ये आंध्रा से क्वेश्चन पूछे गए इन्होंने, मैं बता दूं आपको। अगला क्वेश्चन अब स्टेब्लिशमेंट में हम आ जाते हैं। अंडर विच रूल, विच डीआर रूल इज कॉमन प्रोसीडिंग्स वेयर मोर देन वन एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इनिशिएटेड। एक तो मैं बता दूं, कॉमन प्रोसीडिंग्स उसको बोलते हैं जब नॉर्मल डीआर केस किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ हम चार्जशीट इशू करते हैं तो सिंगल एम्प्लॉय होता है, लेकिन किसी केस में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और हम ज्यादा लोगों को चार्जशीट देनी होती है, तो उसको बोलते हैं कॉमन प्रोसीडिंग्स। तो कॉमन प्रोसीडिंग्स के अंदर मैं जरा इसमें खोल के ही बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा डीआर रूल है, इसमें क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 13 नंबर रूल है। एक में स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता दूं आपको, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक तो जब आप तैयारी कर रहे हैं एपीओ के लिए या डब्ल्यूआई के लिए भी, ये एक थोड़ा सा अच्छा जॉब है आपका, रेलवे में बेहतर जॉब है, गेस्ट में जा रहे हैं तो थोड़ा आपको डिटेल में और मेहनत करनी पड़ेगी। तो डीआर रूल में जितने भी रूल है, रूल नंबर 1 से लेके 31 तक आपको सारे याद होने चाहिए कि कौन सा रूल क्या बोलता है, रूल 13 क्या बोलता है, तो वो आपको याद करना है। कंडक्ट रूल में सारे रूल याद करना है, तो सारे रूल आपको मुंह जबानी होने चाहिए। तो फिलहाल तो ये दो के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा 13 है, जहाँ लिखा हुआ वेयर टू और मोर रेलवे सर्वेंट आर कंसर्न इन एनी केस द प्रेसिडेंट एनी अदर अथॉरिटी competent to impose the penalty of dismissal from service. All such railway servant may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding। मतलब एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उसका जो है प्रोसीजर बताया आगे इस डिटेल में। तो हम बस रूल की बात करते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते इसके अंदर। कॉमन प्रोसीडिंग में एक से अधिक से लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो रूल 13 में आता है हमारा।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट for what period can an employee be allowed to retain a railway quarter when punishment of compulsory retirement has been imposed? अगर compulsory retirement imposed हो गई है तो कितने महीने के लिए हमारे को जो क्वार्टर हम रिटेन कर सकते हैं? इसके अंदर भी मैंने नियम निकाला है। नंबर एक मिनट जरा मैं आपको दे देता हूँ। ये हमारा मास्टर सर्कुलर है, मैं डिटेल में बताता हूँ। इसमें लिखा है, रेलवे एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायर्स एंड दोज रिटायर कंपल्सरी। मतलब मैं आपको बता दूं, ये बताने की विषय रीजन ये है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट में क्वेश्चन में कंफ्यूज किया आपको, अच्छा लगा मुझे थोड़ा। ये डब्ल्यूएलआई में भी इन्होंने जो एपीओ लेवल रखा, थोड़ा सा रहे कुछ क्वेश्चन में एपीओ के लेवल के क्वेश्चंस लगे, वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, किसी सब्जेक्ट में आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मत आइए, उसको पहले समझिए क्वेश्चन को। तो डिटेल में अगर आप समझेंगे, मेरा ही कोशिश है मैं डिटेल में आपको समझाऊं, तो उस चीज को आपके दिमाग में बैठेगी, तो आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जाए आपको याद रहेगा। तो रिटायरमेंट हो, इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, इंक्लूडिंग कंपल्सरी रिटायरमेंट, may be permitted to retain non-earmarked quarter accommodation for the period 4 months on normal payment of, sorry, 4 months on payment of normal rent, flat rate of license fee, and next 4 months on education and sickness account। ये जो पुराना है नियम 2019 का है, तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट 4 मंथ जो एजुकेशन सिकनेस बताया, अभी नया नियम हट गया है, अभी सिंपल कर दिया है। वो मेरे को अभी ये मिला जल्दी जल्दी, मैंने आपको लगा दिया। नया रूल ये है कि 4 महीना जो है आपका नॉर्मल रेंट पे, अगले 4 महीने विदाउट एनी रीजन आप जो है डबल द नॉर्मल रेंट पे रख सकते हैं। सिमिलरली ट्रांसफर में भी चेंज हो गया है। ट्रांसफर में भी अभी पहले 2+6 होता था, तो 2 आपका नॉर्मल रेंट हो गया, और +6 जो था आपका, वो एजुकेशन या सिकनेस ग्राउंड में मिलता था, और सिकनेस में मैक्सिमम 6 मिलता था, और एजुकेशन अप टू एंड ऑफ सेशन मिलता था। अभी जो नया नियम है, अप टू 6 मंथ आपको इजीली मिल जाएगा। तो एजुकेशन सेशन का है तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो ये नया रूल है, इसमें बता दिया मैंने आपको। तो हम अब पेपर पे आ जाते हैं हमारा। इसका आंसर जो होगा, नॉर्मल कितने टाइम के लिए होता है, 4 मंथ्स जो है नॉर्मल रेंट पे मिलेगा उसको। आगे तो ये जो बाकी जो नॉर्मल रेंट के तो सही होगा नहीं इसके अंदर, तो हम ये भी सही करेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटिंग ए डिफेंस काउंसलर अंडर डीआर रूल्स? ये जो है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए भी मैंने निकाला था, आपको मैं जरा वो दिखा दूं। 16 डीआर रूल यहाँ पे हमारा डीआर रूल, एक मिनट जरा मैं आपको दिखा दूं। हमारा जो डिफेंस हेल्पर की बात की थी, ये हमारा डीआर मैनुअल का ही नोट 2 है। उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि नॉमिनेशन ऑफ एन असिस्टिंग रेलवे सर्वेंट और एन ऑफिशियल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन who is a full-time union worker shall be made within 20 days from the date of appointment of the inquiry। मतलब इंक्वायरी ऑफिसर के नॉमिनेशन के बाद, होने के बाद विद इन 20 डेज जो है आपको उसको नॉमिनेशन कर देना चाहिए। तो इसमें ये आंसर जो हमारा हो जाएगा इंक्वायरी ऑफिसर का, ये हमारा आंसर नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, 20 डेज ऑफ अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन डीआर केस अंडर विच रूल कैन एन अपील may be made to president of India? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा आंसर में, क्योंकि इसमें कहा गया है कि किस रूल के तहत हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम जो है अपील कर सकते हैं। तो रूल 6 में एनआईपीस है, रूल 36 कुछ होता नहीं है। रूल 31 जो है उसके अंदर हम पिटिशन याचिका दायर कर सकते थे प्रेसिडेंट को। तो याचिका बोला नहीं, अपील बोला गया। तो अगर याचिका की बात की, अगर प्पिटिशन की बात आ रही तो रूल 31 ठीक है। और रूल 24 जो है स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप सी स्टाफ है, जिसमें जीएम को राइट अपील कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को अपील करने का जो रूल है वो रूल 19 है इसमें, जहाँ अभी थोड़ी देर में हम देख रहे थे अपन रूल 19। हम चलते हैं रूल 19 इसके अंदर, तो इसे आपको मैं बता देता हूँ रूल 19। ये हमारा रूल 19 है, अपीलेट अथॉरिटी। इसमें या लास्ट में लिखा हुआ है, a railway servant may prefer an appeal against an order imposing any of the penalties specified in Rule 6 to President, where no such appeal lies to him under Sub-Rule 1 or Sub-Rule 2, if such penalty is imposed by an authority other than President on such railway servant is in respect of his activities connected with his work as an office bearer of the association, federation, and मतलब कोई कर्मचारी है, अगर उसको प्रेसिडेंट ने ही कोई पेनल्टी इम्पोज की तो ऑब्वियसली उसको अपील नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के अलावा किसी ने किया है
और वह ऑफिस बेयर के काम के कनेक्शन में फेडरेशन या जो भी है जेसीएम के काम के कनेक्शन में किसी में लिप्त होने एक्टिविटी में जुड़े होने की वजह से अगर उसको कोई पेनल्टी दी गई है तो सीधा प्रेसिडेंट को अपील कर सकता है। तो ये रूल मेरे ख्याल से 19 है यहाँ पे, रूल 19 है, इसमें आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये है, आप देख लीजिए, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से मैंने चेक किया तो ये इसमें रूल 19 आ रहा है, लेकिन और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मेरे को। ये मेरा जवाब तो इसमें रूल 19 है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, इसमें इन डीआर केसेस द प्रोविजन ऑफ रिव्यू इज गिवन अंडर विच रूल। तो रिवीजन के लिए जैसे मैंने बताया था, रिवीजन हमारा रूल 25 होता है, और मैं रूल 25 में दोबारा आपको ले चलता हूँ इसमें, ताकि आपको दिख जाए इसमें। रूल 25 ये हमारा रिवीजन होता है। मैं आपको बता दूं, इसमें रूल 25 हमारा रिवीजन होता है, जिसमें प्रेसिडेंट, रेलवे बोर्ड, जनरल मैनेजर, अगर अपील नहीं हुआ तो डीआरएम, और या फिर जे ग्रेड ऑफिसर 5 है। रूल 125 1 का 1 to 5 काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका, तो जरा देख लीजिए। और उसके बाद रूल 25A आएगा, जिसमें हम प्रेसिडेंट जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। ये दो चीजें हैं। तो यहाँ पूछा है कि डीआर में रिव्यू कौन कर सकते हैं, रिव्यू 25A में होता है, और प्रेसिडेंट कर सकते हैं। The minimum rate of substance allowance in case of suspension pending inquiry has been given under। ये क्वेश्चन में जरा थोड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगा, 19 का मैं देख नहीं पाया जल्दी जल्दी में। ट्रेड यूनियन एक्ट केम इनटू इफेक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट कब से आया? तो 1 जून 1927 से आया। ये आप सर्च मारेंगे तो आ जाएगा आपको, शायद मैंने इसमें लिखा हो तो मैं देख लेता हूँ 20 नंबर पे, 20 नंबर निकाला हुआ है। ये हमारा है 1 जून 1927, ये लागू हुआ था। जो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट है, ये हमारा एक्ट है पूरा, ट्रेड यूनियन एक्ट 1927, तो 1 जून से लागू हुआ था। ये आपका 1627 सही हो जाएगा। एज पर फैक्ट्री एक्ट, चाइल्ड मीन्स पर्सन हु हैज नॉट अटेंड द एज लिमिट। फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से चाइल्ड की परिभाषा क्या है, लोग कंफ्यूज ना हो उसके अंदर। 18 साल से कम को आपको नहीं करना है, 15 साल से कम को करना है। रूल 21 का भी मैं आपको आंसर जरा दिखा दूं। ये हमारा फैक्ट्री एक्ट है, उसमें डेफिनेशन दी गई है कि एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18 इयर्स ऑफ एज। मतलब 18 साल से ऊपर जो कर चुका है उसको एडल्ट बोलेंगे। एडोलसेंट बोलेंगे पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 15th ईयर्स ऑफ एज एंड बट नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स। तो जो 18 ईयर से छोटा है और 15 ईयर से बड़ा है उसको एडोलसेंट बोलेंगे। और जो चाइल्ड होगा उसकी डेफिनेशन रहेगी कि उसने 15 साल की एज पूरी नहीं की हुई है। तो ये जरा थोड़ा सा मैं इनका बता दूं आपको, फैक्ट्री एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 15 साल, डी आंसर हो जाएगा। 22वां, अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट द मैक्सिमम वेज पीरियड शुड नॉट बी एक्सीडेड। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का बता दूं आपको, नॉर्मली 7 दिन 15 दिन हो सकता है, और मैक्सिमम 30 डेज होता है। और इसका भी मैंने नियम ढूंढ के निकाला था, तो वो मैं आपको देख दूं। ये हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, और इसके अंदर ये बताया हुआ है कि फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 3 शेल फिक्स अ पीरियड फिक्स करना है इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सच वेजेस शेल बी पेड। तो पेमेंट ऑफ वेजेस का रूल है कि जो एम्प्लॉयर होगा जिसको पेमेंट करना है उसको एक फिक्स करना पड़ेगा भाई एम्प्लॉय को कि कितने दिनों में उसको सैलरी देनी है। मतलब 7 दिन है तो हर 7 दिन में उसको सैलरी करनी है, 15 दिन 15 दिन में, लेकिन मैक्सिमम 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे रेलवे में भी ऑब्वियसली हर 30 दिन में हम सैलरी देते हैं। एक महीना मतलब 30 दिन का मतलब मेरा एक महीना से 31 दिन का भी महीना होता है, तो एक महीना जो भी होगा कैलेंडर में आपको सैलरी मिल जानी चाहिए काम करने के एक महीने के अंदर। ये वेज पीरियड है आपका। अब हम आगे चलते हैं। अंडर विच रूल फिक्सेशन ऑफ इनिशियल सब्सटेंटिव पे इज अलाउड। जो इनिशियल फिक्सेशन हम करते हैं वो हमारा 13 FR 22 आता है। इसका भी मैं नेम आपको दिखा दूं 23 FR, ये हमारा रूल है। FR 13 है, IREC का 13 नंबर का चैप्टर हमारा, और FR 22 1A1 आता है। कोई भी हायर पोस्ट पे काम करते हैं तो ये आप पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा डिटेल में। अभी ज़्यादा टाइम ना खराब करके मैं आगे हम चलता हूँ उसमें। Which of the following is not permissible deduction from the subsistence allowance of the suspended employees। मैंने आपको बता दिया था सस्पेंडेड एम्प्लॉय में से मैंडेटरी डिडक्शन में HR हाउस रेंट अलाउंस, स्टेशन जो डेबिट है इनकम टैक्स से, PF नहीं आता है। तो वो मैं आपको जरा बता दूं, इसके अंदर दोबारा रिपीट कर दूं मैं। सस्पेंशन का इसमें अगर है मेरे पास तो
ये हमारा सस्पेंशन का मैंने खोला। ये सस्पेंशन के अंदर बता दूं, कंपल्सरी डिडक्शन क्या होता है। इनकम टैक्स लिखा हुआ था, हाउस रेंट अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जितने भी चार्जेस हमको काटने हैं तो काटने पड़ेंगे। तो सस्पेंशन के बाद क्यों मैंडेटरी है मैं बता दूं आपको, कि कोई भी कर्मचारी सस्पेंड होता है इधर क्रिमिनल केस में या रेलवे में, तो वो सस्पेंशन के बाद हो सकता है उसको रिमूव कर दिया जाए। संभावना हम ये मानते हैं कि शायद रिमूव हो गया, तो फिर हम उसकी रिकवरी कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये जरा सा जब आप डील करो तो आप थोड़ा सी इस चीज को अपने दिमाग में रखिए कि सस्पेंशन में कौन से मैंडेटरी डिरेक्शन है, कौन से नहीं है, हम कैसे करें। तो जो चीजें हमको लेनी है एम्प्लॉय से, हम उसको, जैसे सपोज आप आपने किसी को उधार दिया हुआ है, तो आपने किसी को दिया हुआ है, जैसे हम समझते हैं कोई बैंक है, बैंक से हम लोन लेते हैं और बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो बैंक लोन लेने में हमको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी बैंक में डूब गया पैसा तो हमने लिया है। लेकिन जहाँ देने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि यार बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक अच्छा होना चाहिए ताकि कहीं डूब नहीं जाए, हमारा पैसा डूब नहीं जाए। तो ऐसे ही एम्प्लॉय के मामले में रहता है कि एम्प्लॉय से जो चीज़ हमको लेनी है तो हम सारी चीज़ें उनसे ले लेंगे। बाद में रिमूव हो गया तो ऑब्वियसली फिर कहाँ लेंगे। लेकिन जो चीज़ पीएफ जैसे उसका पैसा कटा कटा नहीं कटा हमको फर्क नहीं पड़ता। तो जनरली उस चीज़ लॉजिक से आप सोचेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो भी डायरेक्शन है जिससे रेलवे का बकाया हो, जैसे इनकम टैक्स हमको काटना है, सरकारी पैसा है ये, हाउस रेंट अलाउंस है, स्टेशन डेबिट, स्टोर डेबिट, वर्कशॉप डेबिट, हॉस्पिटल डाइट चार्जेस, डॉक्टर फी अंडर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, रिकवरी टुवर्ड्स एडवांसेस, जो भी उसने एडवांसेस लिए लोन लिए वो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको ले लेंगे भैया तो हमको जमा कर दो पहले तो। और ऑप्शनल में है जैसे एलआईसी प्रीमियम, ये सब प्रीमियम वगैरह वो आगे से भर रहा है, तो वो उसकी हमको इतनी जरूरत नहीं है। हमको हमारे से को एम्प्लॉय से क्या वसूल करना है हम वो तुम कर ही देंगे, तो ये सब चीज आती है। और इसमें जो ऑप्शनल में बता दिया, एलआईसी सब्सक्रिप्शन रेलवे इंस्टीट्यूट के हैं, कोऑपरेटिव ड्यूज है, रिफंड है और स्कूल फीस है, ये सब ऑप्शनल है। और ये जो प्रोविडेंट है पीएफ में जमा नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी उसका पैसा काफी कम हो जाता है, 50% हो जाता है। उसके अलावा कोर्ट अटैचमेंट और जो भी रिकवरी बाकी है वो चीज नहीं करनी। लेकिन ये सब चीजें जो बता दी है ये आपको करनी है। तो ये जस्ट मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया आपको कि पीएफ का इसमें नहीं आएगा। अगला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा जिसने भी बनाया इसने, एपीओ लेवल का क्वेश्चन है ये, कि इसने एचओईआर से जो 3 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, और आगे भी शायद अगला क्वेश्चन भी जो एचओईआर से, और इसमें आपको एचओआई का पूरा निचोड़ ले लिया है। शायद मैंने जो आपको एचओआर पे चैप्टर पढ़ाया था, तो जिसने अच्छे से पढ़ा है, और मैं बता दूं जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसको आपको कम से कम 2 3 4 बार उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब चीज समझ में आएगी। चलो क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। Read the following statement and choose the correct answer from the option. The duties of supervisor of railway employees is defined in chapter 14 of Railway Act 1989। ये तो आपको मालूम होगा, मैंने बताया था कि रेलवे एक्ट 1989 हमारा है और चैप्टर 14 है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ड्यूटीज जो डिफाइन की थी, तो ये तो मेरे ख्याल सिंपल है, आपकी सुपरवाइजर की जो ड्यूटीज थी रेलवे एक्ट 1989 में की थी हमारी। की थी कि नहीं की थी जरा हम देख लेते हैं, चलो। रेलवे एक्ट 1989 कहाँ गया हमारा, ये हमारा रेलवे एक्ट 1989 है। अब ये हम चलते हैं इसमें, ये हमारा एक मिनट है, ये देखिए आप। स्टार्ट में करूंगा पूरा यहाँ से। ये हमारा रेल एक्ट का चैप्टर 14 है, रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड रेस्ट। मैंने एचओआर का जो वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में बताया हुआ, आप समझ लीजिए। और उसके अंदर ये हमारा जो सेक्शन आपका 30 है, उसके बाद सेक्शन 130, 131, 132, 133 और 134 में रेलवे 135, सॉरी 135 में सुपरवाइजर ऑफ रेलवे लेबर, और इसमें कहा गया है द ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर ऑफ रेलवे लेबर शेल बी। तो इन्होंने तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जो है रेलवे एक्ट में चीज बताइए, लेकिन अब ये पूछते हैं कि सेक्शन में आता है, तो आपको सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा, 135 सेक्शन में है। तो ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हमको सही हो गया कि ड्यूटीज ऑफ सुपर डिफाइंड सेक्शन, इसमें सेक्शन भी पूछा सकता है कि 135 की जगह 134 कर दे। अब आप सोचो कि सही है गलत है। उसका अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1918 as defined in 131, कि सेक्शन 131 जैसे यहाँ ना 131 डाला, यहाँ 135 की जगह 134 डाले, कंफ्यूज कर सकते थे, तो यहाँ 131 डाला है। तो 131 का मतलब है कि सेक्शन में बताया गया है कि किस लोगों पे ये लागू नहीं होता है, एचओआर या जो बोली चैप्टर 14 लागू नहीं होता है। तो वो भी हम चलते हैं इसके अंदर, रेलवे एक्ट में जो है, ये देखिए 134, रेलवे सर्वेंट टू, सॉरी, इस पे लागू नहीं होता वो मैं आपको बता दूं, 131 में लागू नहीं होता, ये चैप्टर आपका 131 है। चैप्टर डू नॉट अप्लाई टू सर्टेन एम्प्लॉइज, नथिंग दिस चैप्टर शेल अप्लाई टू एनी रेलवे सर्वेंट टू होम फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 एंड मर्चेंट शिपिंग एक्ट 57। इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये लोग 131 में है तो 131 की जगह 132 या कोई दूसरा सेक्शन बना के आपको रूल बना सकते हैं।
और इसमें जो चार दिए फैक्ट्री एट, इसमें कोई नया एक्ट डाल दें, आईडी एक्ट डाल दें कि आईडी एक्ट पे भी जो है उस पर लागू होता नहीं होता, समथिंग समथिंग करके, तो इस तरह के क्वेश्चन मार सकते हैं। तो ये मैंने जरा सा बताया आपको। तो ये 131 सही है, इसमें लिखा हुआ 131 सही हो गया। और अगला है इसमें, वाइल प्रिपेयरिंग रोस्टर लॉन्ग ऑन एंड शॉर्ट ऑफ शुड नॉट बी अवॉइडेड। ये इन्होंने उल्टा बोल दिया। रूल ये है कि वाइल प्रिपेयरिंग रोस्टर लॉन्ग ऑन एंड शॉर्ट ऑफ शुड बी अवॉइडेड। लॉन्ग ऑन मैंने बताया था कोई काम की लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको सी है तो सी में 10 घंटे, 10 घंटे से ज्यादा आप नहीं लेना, होना नहीं चाहिए, तो वो लॉन्ग ऑन नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट ऑफ भी, मतलब जो सी के हम बात करें, सी में लॉन्ग ऑन में 10 घंटा है और शॉर्ट ऑफ भी 10 घंटा है, तो 10 घंटे से ज्यादा काम ले सकते हैं। और एक ड्यूटी के बाद जब नेक्स्ट ड्यूटी है उसके लिए अंदर भी मिनिमम 10 घंटे की ड्यूटी, 10 घंटे का ब्रेक होना चाहिए, उससे कम का ब्रेक नहीं हो सकता। तो यानी शॉर्ट ऑफ और लॉन्ग ऑन जो है वो अवॉइड होना चाहिए, और दैट मस्ट बी अवॉइडेड, शुड भी नहीं है, मस्ट बी अवॉइडेड है, वो होना ही चाहिए। आप नहीं तो वो ब्रीच ऑफ एचओए हो जाता है उसमें। तो इसमें ये, तो इसका मतलब हमने जो हम देखा था अभी, पहला जो हमारा ये था ये सही था, जो ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर, ये जो चैप्टर 14 में डिफाइन की थी, आपको मैंने बताया था आपको। सॉरी। और एग्जामिशन भी दिया हुआ है 31 में बराबर है ये, लेकिन तीसरा गलत। इसका मतलब आपका 1 और 2 सही है, तो मैंने आपको यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये भी एचओआर के ऊपर है। व्हाइल असेसिंग द वर्कलोड एसेंशियल इंटरमीडिएट स्टाफ, द पीरियड ऑफ एक्शन लेस देन 10 मिनट्स शैल बी इग्नोर। मैंने आपको ईआई के लिए बताया था, जॉबलेस जब करते हैं हम, तो जॉबलेस में जो पीरियड होता है, तो पीरियड ऑफ लेस देन 5 मिनट्स शैल बी इग्नोर है, इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए 10 मिनट्स कर दिया है। तो ये आप अच्छी तरह दिमाग में बिठाइए कि क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, कि अगर यही काम कभी भी हम जॉबलेस करते हैं यही, तो यही के लिए कभी भी जो 5 मिनट से कम का टाइम होता है उसको हमको इग्नोर करना रूल ही है। 10 मिनट ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए अच्छा किया, 10 मिनट किया, तो वो जिसको रूल मालूम होगा वो उसको गलत बोलेगा, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज ईआई एंड वर्किंग इन नॉन रोड स्टेशन प्रोवाइडेड क्वार्टर विथ 0.05 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क इज 60 आवर्स ए वीक। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। दोनों में इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की कि आपको रूल सही में मालूम है कि नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जा रहे हैं ऑनलाइन, मैं उससे सहमत नहीं हूँ जब तक आपको बात समझ में ना आए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ईआई भी कोई कर्मचारी है, तो ईआई में पहला तो आ गया रोड साइड स्टेशन और नॉन अदर देन रोड साइड। इसमें अदर देन की जगह इन्होंने नॉन रोड साइड, तो नॉन रोड साइड स्टेशन में कोई कर्मचारी काम करता है, उसके यहाँ क्वार्टर कंडीशन को देखना ही नहीं है। नॉन रोड साइड मतलब 60 आवर्स या 63, पीएनसी टाइप में तो 63। ये चीज फिक्स कर लीजिए कि नॉन रोड साइड या अदर देन रोड साइड में हमको 60 या 63 अगर पीएनसी है तो बस यही लेना है, विदाउट अप्लाइंग द क्वार्टर कंडीशन। इश्यू आपके पास जितना भी कंफ्यूजिंग वाला इश्यू आएगा वो तभी आएगा जब रोड साइड स्टेशन में एम्प्लॉय जो है पोस्टेड है और वो ईआई में है। तब काफी सारी है कि ईआई में अगर है, रोड साइड स्टेशन में है, तो 0.5 किलोमीटर क्वार्टर दिया है कि नहीं दिया। अगर दिया है तो 72 या 75 विथ पीएनसीओ, और अगर नहीं दिया है क्वार्टर तो 62, 60 और या फिर 63 अगर पीएनसी है तो। मैं आपको बता दूं, तो इश्यू जब भी है आपको जो कंफ्यूज करेगा, तो आप समझ लीजिए कि रोड साइड स्टेशन के लिए कई मामले में आपको ध्यान रखना है कि क्वार्टर है या नहीं है। क्वार्टर है तो हम उससे ज्यादा काम लेंगे, क्वार्टर नहीं है तो कम काम लेंगे। तो क्वार्टर है तो 72 आवर्स लेंगे या 75, और अगर क्वार्टर नहीं है तो 60 या 63। और नॉन अदर देन रोड साइड स्टेशन या नॉन रोड साइड स्टेशन जो है, वहां पर क्वार्टर कंडीशन लागू नहीं होती, वहां कोई भी कर्मचारी है तो 60 ही लेगा। अगर उसको क्वार्टर दो कि नहीं दो, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि नॉन रोड साइड में रहता है 60 आवर्स पर भी लिखता है, तो ऑब्वियसली क्वार्टर कंडीशन लागू होती ही नहीं है। तो ये आपका सेकंड सही हो जाता है, फर्स्ट गलत हो जाता है। इसका मतलब ये ओनली सेकंड ही करेक्ट है इसमें, ठीक है। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा, ये कंटिन्यू 3 क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे मैंने हिसाब से, जो मेरे ख्याल से एपीयू के लेवल के एग्जाम क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 66। इसमें जो 3 कंडक्ट रूल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सारे कंडक्ट रूल बिल्कुल मुंह जबानी होने चाहिए। और मेरा तो ये सजेशन ये है कि आप जब खाना खा रहे हैं, या टॉयलेट में बैठे हो, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं जर्नी कर रहे हैं, आप ट्रेन में, बॉम्बे जैसी बड़ी जगह में लोकल ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, कोई लोग कार में बाजू में बैठे हैं, कार ड्राइव करते नहीं करना आपको। तो आपको दिमाग में वो चीज चलनी चाहिए कि हाँ भाई, कंट्रोल रूल 1 2 3 क्या है, डीआर रूल 1 2 3, किस तरह की चीजें आपको वो जर्नी पीरियड में कंठस्थ हो जानी चाहिए आपको, तो आपको चीजें बड़ी इजी लगेगी। अगला क्वेश्चन हम ये करेंगे, रूल 5 ऑफ रेलवे सर्वेंट रूल 1966 एक्सप्लेन अबाउट द रेलवे सर्वेंट टेकिंग पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये जरा मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। मैं हाँ ऐसे बोलूंगा तो आपको लगेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तो मैं कंडक्ट रूल का खोल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पहले तो बता दूं 3 रूल है, रूल 5, रूल 6 और रूल 3C। तो रूल 3C मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा, सेक्सुअल हरासमेंट वाला मामला है, सेक्सुअल हरासमेंट वर्कमेंट प्लेस, ये सबको मालूम होता है। अब हमको देखना है रूल 5 जो है वो पॉलिटिक्स वाला है, रूल 6 जो है प्रेस और मीडिया का है कि नहीं। 27 में देखते हैं रूल 5 हमने रूल, ये 3C में बता दूं आपको, 3C जो है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट वर्क प्लेस, 3C हमारा ये सही था। अब हमारे को 5 नंबर का हमको बताया इसमें, मैं दोबारा दिखा दूं थोड़ा बड़ा करके, ये आपका 3C है। उसके बाद रूल 5 जो है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, यही हमारा क्वेश्चन था शायद इसमें। क्वेश्चन साइड में निकल गया, तो क्वेश्चन ये हमारा 5 था, पॉलिटिक्स, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर बराबर हो गया, ये 5 नंबर हमारा टेकिंग पार्ट पॉलिटिक्स, ये 5 नंबर ही आपका सही हो गया। अब आया आपका 6 नंबर, प्रेस और मीडिया के साथ संबंध 6 है, 6 नंबर नहीं है, 8 नंबर है ये, जहां तक मेरी जानकारी। तो 6 नंबर में क्या है, तो 6 नंबर में बताया हुआ है ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियंस। ज्वाइनिंग एसोसिएशन और यूनियन को ज्वाइन नहीं कर सकता उसके लिए है। और 8 नंबर में लिखा हुआ है इसमें कि कनेक्शन विद प्रेस मीडिया, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन हमारा क्या था इसमें, क्वेश्चन नंबर रूल 6 में था कि कनेक्शन विद प्रेस मीडिया, प्रेस मीडिया है रूल 6। तो रूल 6 में सॉरी, ये प्रेस और मीडिया जो है रूल 8 में है। रूल 6 में हमारा ज्वाइनिंग एसोसिएशन था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, प्रेस मीडिया हमारा नहीं था। ये है रूल 8 में है प्रेस मीडिया, इसलिए मैंने 1 और 3 जो है सही किए इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है 28, विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 60 एक्सप्लेन अबाउट द रेलवे सर्वेंट शैल अवॉइड स्पेकुलेशन इन स्टॉक शेयर एंड अदर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे देखिए 2 HOR के क्वेश्चन डाले, 2 उन्होंने कंडक्ट रूल के ऊपर डाले, दोनों ही काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए थे। तो ये हमारा जो है रूल 16 आता है, इसको भी मैं जरा आपको दिखा दूं रूल 16, ताकि आप आंखों से देख रहे तो आपको अच्छा लगेगा। ये 15 हो गया, और रूल 16 आपका ये लिखा हुआ है, नो रेलवे सर्वेंट शेल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक शेयर एंड अदर इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिंग, लैंडिंग, बोरिंग में रूल 16 आता है। तो ये रूल 16 हमारा, इसके अंदर हमारा रूल 16 मैंने कर दिया है। Death gratuity is one-time lump sum benefit payable to the ward of ex-employee dying in harness. There is no stipulation or minimum length of service for granting this benefit. How many times of basic pay can be given if an employee has qualifying service of 5 years or more but less than 11 years? ये जो बताया है लम सम जो हम देते हैं DCRG, उसके लिए एक टेबल बना हुआ था, मैंने बताया था कि लेस देन 1 ईयर है तो कितना होगा, अप टू 5 ईयर्स है कितना होगा, 5 to 11 होगा तो कितना होगा, 11 to 20 होगा तो कितना होगा, 20 to above कितना होगा। ये चीज याद होगी आपको, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 29 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है हमारा DCRG का, ये टेबल दिखा देता हूँ मैं DCRG। तो जैसे मैंने बताया लेस देन 1 ईयर तो 2 टाइम्स ऑफ मंथली एमोलमेंट है, 1 ईयर एंड अब लेस देन 5 ईयर्स है तो 6 टाइम है, वो 5 to 11 है तो 12 टाइम्स हो जाएगा, और 11 to 20 है 20 टाइम्स, एंड 20 एंड अबव हुआ तो हर 6 महीने के लिए हाफ मंथ की पेमेंट मिलेगी, उससे आपसे कैलकुलेट करेगा। और मैंने सेटलमेंट पेमेंट बताया था, लगभग लगभग 1 साल की नौकरी के लिए एक पगार होती है। अगर 20 के बाद यानी 21 साल की सर्विस है तो 21 पगार, 22 साल है तो 22 पगार, और मैक्सिमम 33 पगार मिलेगा। किसी का अगर 35 साल सर्विस है तो 35 नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 33 ही मिलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया इसमें क्वेश्चन। ये इसमें आ जाएगा अपने 12 5 साल से अधिक और 11 लेस देन 11 ईयर्स है तो हमारा जो है ये आपका ये 5 ईयर्स एंड मोर एंड बट लेस देन 11 ईयर्स, ये 12 टाइम ऑफ मंथली एमोलमेंट, ये हमारा आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड इन ए फैक्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग प्रोविजंस ऑफ क्रैश फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन एम्प्लॉय। तो इसके बारे में भी यहाँ 30 बता दूं आपको, फिर भी मैं चाहूंगा कि रूल में जरा दिखाऊं आपको। फैक्ट्री एक्ट में क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा 30 है, ये हमारा क्रैश में लिखा हुआ है यहाँ पे, in every factory wherein more than 30 women workers are ordinarily employed, they shall be provided maintain a suitable rooms for the use of children under the age of 6 years of such women। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कितनी वुमेन होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, बच्चों की एज कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। एक वेलफेयर ऑफिसर का भी प्रोविजन है कि इन एवरी फैक्ट्री वेर इन 500 एंड मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड ऑक्यूपाइड शेल एम्प्लॉय फैक्ट्री इन ए फैक्ट्री सच नंबर ऑफ
वेलफेयर ऑफिसर में भी इसका है, तो वेलफेयर ऑफिसर के लिए 500 एंड मोर होना चाहिए। टेस्ट के लिए 30 महिलाएं होनी चाहिए। और शेल्टर रूम, रेस्ट रूम और लंच रूम के लिए 150 वर्कर हो तो ये प्रोविजन है। और कैंटीन के लिए जो रूल है हमारा इसके अंदर, इसमें लिखा 250 वर्कर्स अगर हैं तो फैक्ट्री एक्ट के तहत उनको कैंटीन का प्रोविजन होना चाहिए। ये मैंने काफी सारी बातें इसमें एक क्वेश्चन में आपको बता दी। इसमें 30 आंसर सही है, ये सही हो जाएगा। Read the following statement and choose the correct answer from the option. The reservation for PW candidate were implemented against the direct recruitment quota in railways from 1978। तो ये मैं बता दूं, मैं अभी टाइम है ना इसको, रेलवे में 1978 में लागू हुआ था। ये मैं बता दूं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में 1977 नवंबर का लेटर है, मैं देखा अभी, तो नवंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट में निकला था और उसके फिर एक दो महीने बाद जनवरी शायद 1978 में हमारे जिले में लागू हो गया था। ये सही है। और जैसा भी आपको मालूम होगा, पहले 3% रिजर्वेशन होता था, इनिशियली ओनली 3% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर पीडब्ल्यू, 3% था। और उसके बाद अनदर कैटेगरी ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी एडेड इन 2018। तो ये 18 का सर्कुलर भी शायद मेरे पास होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 31 का 3, ये हमारा 3 है। ये 81 का सर्कुलर मैं बता दूं आपको, यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था 23-18, ये यहाँ पे चालू 4% इन्होंने चालू कर दिया, ये ऐड हुआ था यहाँ पर। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज इफेक्टेड टू पीडब्ल्यू कैंडिडेट एज पर आरबी 70/22। ये बड़ा अच्छा कंफ्यूज किया ना, लगभग लगभग सब सही किए हैं। अब मैं 4 दिखाता हूँ मैं आपको, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये प्रमोशन उन्होंने किया था, रिजर्वेशन प्रमोशन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये डाला उन्होंने प्रमोशन में। ये आरबी नंबर कितना है? ये आरबी नंबर है 74/22। और क्वेश्चन में हमारे को पूछा है 70/72। इतना बारीक कोई आदमी थोड़ा सा हल्का सा याद करता है, लेकिन इतना बारीक याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने आपको कहा याद होना चाहिए, और कितना बार मल्टीपल टाइम चीज को पढ़ेंगे बार 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 बार, तो चीजें सब याद हो जाती है। तो यहाँ बहुत अच्छा कंफ्यूज किया उन्होंने कि लगभग लगभग सब सही थे, यहाँ 74 की जगह 70 डाल दिया उन्होंने। उसकी वजह से ये आपका बी आंसर सही हो गया। अगर यहाँ 74 डालते तो आपका ए आंसर सही होता है। किसी ने जो टिक भी मारा वो ए पे, शायद कंफ्यूज हो गया। तो इसमें 1 2 3 सही है। अच्छा पेपर मुझे लगा, एपीओ के लाइक पेपर लगा, इसलिए इनका डिस्कस कर ले आपसे। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम पेंशन पेएबल इन 7 पीसी इज। 7 पीसी में मिनिमम पेंशन कितना है? तो 50% ऑफ लास्ट बेसिक, 7,500, 9,000 और 3,500। ये आपका 3,500 जो पहले था आपका 6 पीसी का था, और 7 पीसी में अभी आपको 9,000 हो गया। बता दूं आपको, 50% ऑफ लास्ट बेसिक, लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो लास्ट बेसिक का 50% नहीं होता है। लास्ट 50% ऑफ लास्ट बेसिक या जो 10 मंथ्स इम्प्लॉयमेंट विच एवर इज हायर वाला मामला पकड़ा जाता है, तो ये इसलिए सही नहीं होगा, यही सही होगा 9,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, कुछ अब इजी क्वेश्चन डाल दिए लोगों ने, अच्छे किए, थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को। हाउ मेनी फाइनेंशियल कंपटीशन आर गारंटेड अंडर एमएससीपी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, 3 मिलते हैं, सबको मालूम होगा। इसके लिए मैं कागज आपको कोई रेलवे बोर्ड का सर्कुलर नहीं दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली आप एपीयू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगला है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर द इश्यू ऑफ पीआरसीपी। पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस है, और आरईएलएचएस, इन सब के लिए मिनिमम 20 साल की सर्विस चाहिए यहाँ पर। पीआरसीपी के लिए एक नया रूल है, बता दूं कि रिसेंटली एक रूल आया है कि पहले ये था कि अगर एक दिन भी कम है आपको 20 साल में, और किसी वजह से वॉलंटरी रहते हैं, वॉलंटरी से मिलेगा नहीं आपको, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो या किसी वजह से आप सुपर नीट हो रहे हैं सीजीए वगैरह मामले में लेट आते हैं जब, तो आपको नहीं मिलेगा अगर एक दिन भी कम है। तो अभी रिसेंटली बोर्ड ने पेंशन रूल वाला रूल लगा दिया कि पेंशन के लिए जैसे मिनिमम 10 साल की सर्विस होती है, पेंशन में एक नियम है, अगर 9 साल 9 महीना है आपको तो आपको पेंशन मिलेगी, उसको दैट विल बी ट्रीटेड एज इक्वल टू 10 ईयर सर्विस। तो पेंशन में एक रूल बहुत बरसों पुराना रूल है कि 9 साल 9 महीने वालों को भी पेंशन मिलती है। वो रूल अब इन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस में भी लगा दिया, और अब आपकी 19 साल 9 महीना है, दैट विल बी ट्रीटेड एज इक्वल टू 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये बहुत अच्छा कर दिया रेलवे बोर्ड ने। तो अभी इसमें हमारा आंसर 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड अंडर रूल अंडर विच सेक्शन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ये वापस सेक्शन की बात आ गई, सेक्शन में हम चलते हैं वापस। रेलवे 1989, ये हमारा सेक्शन है, और ये मैं बता दूं आपको, सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 130। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एक्सेप्ट व्हेन इट इज
excluded or has been declared to be an EI or intensive। तो यानी आपका जो पहला पहला ही 130A इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंटिन्यूअस, द क्लासिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड अंडर विच सेक्शन 130A। और मैं बता दूं आपको कि सारे इंपोर्टेंट है, 130A, 130B, 130C, 130D, ये आपको याद करने हैं कि क्या होते हैं। अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ जब बात निकली है। तो क्वेश्चन आपका है 135, ये मैं बता दूं 130A में जो है कंटिन्यूस के बारे में बताया है, 130B जो है EI के लिए बताया हुआ हमने, 130C जो है वो एक्सक्लूडेड के लिए बताया हुआ आपका, और 130D जो है इंटेंसिव के लिए। तो आपको याद होना चाहिए 130A इंटेंसिव, सॉरी 130 जो है ए आपका सी में आ जाएगा, 130B EI हो गया, 130C एक्सक्लूडेड आ गया, और 130D जो है आपका इंटेंसिव। सी, EI, एक्सक्लूडेड और इंटेंसिव, ABCD ऐसा आपको याद होना चाहिए। इसको मैंने जैसे बताया ना आपको, घर में भी घूमते फिरते इधर उधर घूमते फिरते आपको ये याद होना चाहिए 130A क्या है, 130B, 130C, 130D, और 130 क्या है, 131, 132, 133, 134, 135, ये सब आपको याद करने हैं। बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। As per Factory Act, the staff canteen to be provided if number of employee engaged is more than, मैंने अभी आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो स्टाफ कैंटीन के लिए 250 सही आंसर है। विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये मैंने आपको उस दिन बताया था, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। हिंदी का इसमें होगा मेरे पास, तो हिंदी नहीं दिख रहा, ये हिंदी आपको दिखा है। ये मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि सबसे पहले प्रोध ये बिल्कुल 5 इस तरह से कम का है, तो ये आपकी हिंदी हो जाएगा। और ये पारंगत जो है आपका, ये बिल्कुल आखिरी होता है। ये जैसे मैं बता दूं आपको, अलग अलग लेवल के हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं खोल के जैसे दिखा दिया मैंने आपको। तो ये आपका जो एलिमेंट्री जो होता है प्रबोध हो गया, और विच इज द फाइनल हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर क्लिनिकल एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका पारंगत हो गया। पारंगत बिल्कुल आपका लास्ट हो गया। व्हाट इज द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रज्ञा, ये मैं बता दूं जरा, व्हाट इज द लमसम अवार्ड पासिंग प्रज्ञा थ्रू पर्सनल इफेक्ट, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें 4-5 थे आपके, मैं इसमें देख रहा था। प्राज्ञ जो है, प्राज्ञ पास करने के लिए जो अमाउंट मैंने बताया था प्राज्ञ के लिए, इसमें 3 अमाउंट है, 2400, 2400, 1600, 800, 3 है, और यहाँ सिर्फ एक ही बताया है। तो इसमें 2400 बाकी तो मिल नहीं रहे, तो अब इसको मैंने टिक किया है। बाकी इसमें 3 अवार्ड है, अलग अलग अमाउंट, 55% से ज्यादा मार्क्स आएंगे तो 55 से अगर ज्यादा आते हैं तो 800 है, 60 से अधिक आएंगे तो 1600 है, एंड 70 से अधिक आएंगे तो 24 है। तो ये किस बेस पे क्वेश्चन बना है ये मुझे नहीं समझ में आया। 3 इसमें अलग अलग है, तो इसमें खैर यहाँ मिल रहा था 2/4, मैंने दे दिया। व्हाट इज द सीट, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर ओबीसी इन प्रमोशन। अच्छा कंफ्यूज गया यहाँ पे भी कि जल्दी में आदमी 27% दे देता है यहाँ पे, लेकिन ओबीसी में प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो इसमें नन ऑफ द अबव होएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेथ ग्रेजुटी पेबल टू फैमिली ऑफ एन एक्स एम्प्लॉय हु हैज लेस देन 1 ईयर्स। तो डीसीआरजी का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पे क्लिक करके दोबारा कर देता हूँ कि लेस देन 1 ईयर में 2 मंथ्स एमेंडमेंट आएगा। तो ये सेम चीज उन्होंने दोबारा, दूसरा क्वेश्चन, एक ही उस पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो 2 टाइम्स ऑफ लास्ट बेसिक आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट फिक्स मेडिकल अलाउंस, कितना चल रहा है, सबको मालूम होगा, 1000 रुपया है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्यूनरल एडवांस इन रेलवे, फ्यूनरल एडवांस पहले 15,000 रुपये हुआ करता था काफी टाइम तक, और अभी रिसेंटली इसको 2019 शायद 19 के आसपास से 25,000 कर दिया है, तो अपना अभी सही आंसर 25,000 हो जाएगा। विच काइंड ऑफ नोट इज एडिटेबल इन ई ऑफिस में, जो आपको एडिट करने वाला आपको करना है तो फिर आपको येलो नोट में आपको भेजना पड़ेगा, ग्रीन नोट आपका एडिट नहीं होता है, तो इसमें येलो नोट भी सही हो जाएगा। व्हाट इज इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, तो आरटीआई में क्या क्या है, सर्कुलर, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल, डाटा, ये सारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये इंफॉर्मेशन माना जाएगा आरटीआई के तहत, तो इसमें ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स ऑफ रनिंग स्टाफ, तो रनिंग स्टाफ का मैं एचओआर पढ़ रहा था, तो रनिंग स्टाफ के लिए फिक्स है, तो सी कैटेगरी में आएंगे। सी क्लास, कल कल एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रनिंग स्टाफ किस क्लासिफिकेशन में आते हैं, तो सी में आते हैं, और उनका जो रोस्टर आवर्स होता है वो होता है 104 घंटा, ये फिक्स है, आप याद कर लीजिए, इसमें ए सही हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क फॉर
वर्क इन केस ऑफ इंटेंसिव के लिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि कितना है, तो मैं जरा इसका मैं बता खोल कर दिखा देता हूँ इसको आपको समझाने के लिए। 47 ये है मेरा क्वेश्चन है। ये उस दिन मैंने बताया था कि द टाइम डिटरमाइंड अंडर सब रूल 5 शैल बी एडेड टू द स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स ऑफ द स्टाफ इन ऑल वेरियस क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब बिलो। तो मैक्सिमम लिमिट को ये आपको याद करना पड़ेगा कि इंटेंसिव के लिए मैक्सिमम लिमिट जो पीएनसी की टाइम की है वो है 3 घंटा, 3 आवर्स इन ए वीक। व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज कंटिन्यूअस तो 6 आवर्स इन ए वीक। और अलग अलग ईआई के लिए दो अलग अलग बताए हुए हैं, गेटमैन सी केयर टेकर रेस्ट हाउस, इन सब के लिए 3 आवर्स इन ए वीक है और बाकी के लिए 4.5 आवर्स वीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो क्वेश्चन था हमारा कंटिन्यूस के लिए पूछा था, कंटिन्यूस के लिए 6 आवर्स अपना यहाँ दिखा आया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको 6 आवर्स इसमें सही हो जाएगा, 6 आवर्स पर वीक ये आपको सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन, व्हाट इज द ओटीए पेड टू स्टाफ और वर्किंग बियॉन्ड द रोस्टर आवर्स बट वेल इन टाइम विद इन द स्टैट्यूटरी लिमिट ड्यूरिंग द एवरेजिंग पीरियड। तो ये मैंने आपको बता दिया। ओवर टाइम की पहली डेफिनेशन है कि इफ एन एम्प्लॉय परफॉर्म्स द ड्यूटी बियॉन्ड हिज रोस्टर आवर्स देन ही इज एलिजिबल फॉर ओवर टाइम। कोई भी कर्मचारी जो है अपने रोस्टर आवर्स से अधिक काम करता है, एक दिन 2 दिन वाली बात नहीं है, उसका जो भी प्रिस्क्राइब रोस्टर आवर्स है एवरेजिंग पीरियड पे डिपेंड करेगा। मैंने बताया था कि एक जैसे ईआई का एक ही एवरेजिंग पीरियड होता है, बाकी सी और इंटेंसिटी का 2 एवरेज पीरियड है। 2 एवरेज पीरियड मतलब 14 दिन में आपको देखना पड़ेगा कि उसके रोस्टर आवर्स कितने हैं। उस रोस्टर आवर्स अगर अधिक काम करता है तो उसको ओटी मिलेगा, लेकिन उसके भी रेट बताया था कि अप टू रोस्टर आवर्स से स्टेट्यूटरी आवर्स के बीच में अगर रहेगा तो डेढ़ा रेट लगता है, और स्टेट्यूटरी आवर्स के बियॉन्ड अगर काम करता है तो डबल रेट लगता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था कि बिटवीन रोस्टर आवर्स एंड स्टेट्यूटरी आवर्स है तो 1.5 टाइम मिलेगा इसके अंदर। अगला है 49, विच एक्टिविटी कैन बी अंडरटेक अंडर द स्टाफ बेनिफिट फंड। एसबीएफ के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज है इसमें लगभग सारी आती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आती है, रिक्रिएशन ऑफ फैसिलिटी स्टाफ आती है, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग होम्योपैथी। तो इसमें जो ये सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ऑल ऑफ अबव आएगा इसके अंदर। हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेड टू ब्लाइंड एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। जो भी हैंडीकैप कोटा है उसमें आपको मालूम होगा तीनों तरह के हैंडीकैप जो आते हैं। किसी जमाने में डीफ एंड डम को नहीं मिलता था, अभी आज की तारीख में सबको मिलता है। डीफ एंड डम ब्लाइंड सबको मिलता है। तो ये आपका डबल द नॉर्मल रेंट आ गया है। सिंपल क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा इसके अंदर। मेरे ख्याल से यहाँ 50 क्वेश्चन हो गए हैं, शायद बंद करते हैं। आगे 50 के बाद की क्वेश्चन मैं अभी नेक्स्ट सेशन करता हूँ, काफी टाइम हो गया है। तो मुझे जरा बताइए कमेंट पास करके ये सेक्शन आपको कैसा लगा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। నేను అనుకుంటాను ఇది కూడా మీకు నచ్చిందేమో, మీ విజయవాడదే పేపర్ సాల్వ్ చేశాను. మీకు నచ్చితే ఇంకా అలాగే పేపర్ పంపిస్తూ ఉండండి, నేను మీకు సాల్వ్ చేసి చెప్తాను. नचते जरूर कमेंट చేయండి। तो मैं इसी के साथ ही मैं आज का सेशन यहाँ खत्म करता हूँ। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।